आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। लोकसभा चुनाव अभी 2 साल दूर हैं, यानी कि 2019 में। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि मोदी सरकार अभी से इस बात को लेकर तैयारी कर रही है कि 2019 में जब अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ मोदी सरकार उपस्थित हो तो उस वक्त चेहरे भी चाक चौबंद होने चाहिए। अभी तक जिन मंत्रियों का कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार उनके अनुकूल नहीं रहा है, उन मंत्रियों को कैबिनेट से हटाने की कवायद शुरू हो गई है। और इतना ही नहीं, तमाम ऐसे मंत्री जिनके पास कई मंत्रालय हैं, उन्हें भी एक मंत्रालय देकर उनके कार्य को और कार्यशैली को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2019 के चुनाव में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर का सब कुछ बदल देना चाहते हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब चुनाव सर पर हो तब कोई कम से कम न तो मौजूदा सरकार पर उंगली उठा सके और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। किसी के लिए सामान्य प्रक्रिया है, पार्टी का निर्णय होता है, हम पार्टी के सिपाही हैं, जो भी निर्णय हुआ है उसको स्वीकारते हैं। किसी के लिए संगठन में भूमिका है। मैंने खुद अनुरोध किया नेतृत्व से कि बड़े राज्य में मुझे ज्यादा समय देना है, इसलिए मुझे इस दायित्व से मुक्त किया जाए। कोई सवाल नहीं सुन रहा। अमित शाह इस्तीफा मांगेंगे तो क्या आप इस्तीफा देंगी? मैं इस संबंध में आप समझ लो, मैंने आपका सवाल सुना ही नहीं। कोई सवाल टाल कर निकल रहा है। कैबिनेट रिशफल हो रहा है, आपको रेल मिनिस्टर में के लिए ट्रैक्टर जाएगा एक वहां से। लेकिन राजनीति के गलियारों में टीम मोदी के सिपह सालारों पर अटकलों का बाजार सज चुका है। 4 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इनमें राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान, महेंद्र नाथ पांडे और फगन सिंह कुलस्ते शामिल हैं। इसमें ये उचित नहीं होता है। जब पार्टी का कोई निर्णय हो, वो पार्टी सोच समझ के ही निर्णय लेती है, और पार्टी के निर्णय के साथ हम लोग सरकार में ही रहना एक सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसमें रहना ही अपनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हमारे यहाँ किसी को हटाया नहीं जाता है, सब कार्यकर्ता हैं, उसकी योजना की जाती है। तो जिसको जहाँ जैसा पार्टी समझती है उसकी योजना करती है, सभी पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। अटकलें तो उमा भारती के इस्तीफे की भी लगाई जा रही थी, लेकिन उमा भारती का जवाब सवालों के संशय को और बढ़ा गया। 3 लोग और इस्तीफा दिया है, 3 लोगों ने, इसका क्या असर पड़ेगा? कि मैंने आपका सवाल ही नहीं सुना। मोदी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? दीदी इस्तीफे का दबाव था क्या? सवाल ये है कि आपने इस्तीफा दिया है या पेशकश की है? आवाज ही नहीं आ रही। जवाब ये है कि इस संबंध में मुझे कुछ नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले ये टीम मोदी में संभवतः आखिरी बदलाव हो। माना जा रहा है कि सरकार के रणनीतिकार फेरबदल में देरी नहीं चाहते। संगठन और सरकार को नई टीम देकर गवर्नेंस और चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने की रणनीति पर काम चल रहा है। अगले 1.5 साल में 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नए चेहरों की तलाश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, वहां से मंत्री कम करने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, उनकी छटनी भी हो सकती है। साथ ही साथ नए साथियों को सरकार में एंट्री देकर एनडीए की नींव मजबूत करने की भी तैयारी है। तो जेडीयू और एआईएडीएमके के कोटे से भी मंत्री बनाए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। मोदी कैबिनेट में बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। इस पटकथा में अंतिम बदलाव तब होगा जब वृंदावन से अमित शाह लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी फाइनल रिपोर्ट देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी और भी मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार रविवार यानी कि 3 सितंबर को सुबह 10 बजे होगा। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, लेकिन जिस आधार पर कैबिनेट विस्तार और उसके साथ साथ कैबिनेट पोर्टफोलियो में तब्दीली की बात सामने आ रही है, यह प्रदर्शित करता है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी टीम को मुस्तैद करना चाहते हैं, क्योंकि यह छवि किसी भी तरह से सामने न जाए कि वो अपने सहयोगियों को साथ नहीं लेना चाहते। इसलिए एडीएमके और उसके साथ साथ जेडीयू के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, और साथ ही साथ उन मंत्रियों को चेतावनी भी है कि अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आपके लिए बाहर जाने का रास्ता खुला है। टीम मोदी का चेहरा अब बदलने वाला है। 3 सितंबर को मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। मंत्रिमंडल में कौन होगा, मोदी के मंत्रिमंडल से कौन बाहर होगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किससे कौन सा मंत्रालय वापस लिया जाएगा, ये सारी बातें अभी सिर्फ अटकलें ही हैं। सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है और इन सारी बातों से 3 तारीख को ही पर्दा हटेगा।
लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार का कैबिनेट विस्तार बहुत कुछ कहानी कहता हुआ नजर आएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार के कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के प्लान साउथ की झलक साफ नजर आएगी। 2019 को देखते हुए बीजेपी की नजर दक्षिण भारत की तरफ है और इसकी झलक कैबिनेट विस्तार में भी दिखेगी। AIADMK एनडीए में शामिल होकर अब सरकार का हिस्सा बनने जा रहा है। AIADMK के कोटे से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन हुआ है। कैबिनेट विस्तार में टीडीपी का 1 मंत्री भी बनाया जाएगा। खबर है कि कर्नाटक से भी 1 कैबिनेट मंत्री इस बार टीम मोदी में शामिल होगा। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट के इस विस्तार में 2019 के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनावों की भी झलक देखने को मिलेगी। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में उन राज्यों की झलक भी दिखाई देगी जहां पर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अब देखना है कि प्रदर्शन के आधार पर किन मंत्रियों पर गाज गिरती है और किन नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं, वहां से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा। गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक में चुनाव होने हैं और इन राज्यों के सांसदों को कैबिनेट में जगह मिलनी तय मानी जा रही है। इसके अलावा सरकार में बेस्ट परफॉर्मर मंत्रियों को प्रमोशन मिलेगा ताकि जनता के बीच मजबूत छवि जा सके। जिन मंत्रियों का कामकाज खराब रहा, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाकर संगठन के कामकाज में लगाया जाएगा। हमारी योजना सबसे अहम तो है कि उत्तर प्रदेश में इतनी प्रबल बहुमत से सरकार हमारी है, केंद्र में हमारी बहुत ही शानदार सरकार है, तो दोनों सरकारों के जो जनहित के काम हो जनता तक ठीक से पहुंचे और शासकीय तंत्र उस पर सही कार्रवाई करे। हमारी पार्टी इकाइयां इसको सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा 75 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं को राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का ये विस्तार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी विस्तार होगा। लिहाजा हर समीकरण की झलक आपको मोदी की नई टीम में नजर आएगी। 2019 के महासमर में उतरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी हर मोर्चे पर किलेबंदी कर रही है। बात जातिगत समीकरण की हो, विकास की हो या सरकार एवं संगठन में संतुलन साधने की, ये कैबिनेट विस्तार सभी पैमानों पर खरा उतरे, इसके लिए टीम मोदी दिन रात प्रयास कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाषचंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के विस्तार के साथ साथ सरकार की छवि को सुधारने में लगे हुए हैं, वहीं आरएसएस की समन्वय बैठक हो रही है जिसमें संघ परिवार के 40 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, 2019 के लोकसभा के चुनाव। संघ परिवार के तमाम संगठन किस तरह से देश भर में अपने कार्य को आगे बढ़ाएं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 350 सीट हासिल करने में सहूलियत हो। जाहिर सी बात है, एक पूरी सुनियोजित तैयारी है जिसके तहत 2019 के चुनाव को लड़ने की कोशिश की जा रही है और यह प्रदर्शित करती है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कितनी दूर की सोचते हैं। वृंदावन में आरएसएस की बैठक पर देश की निगाहें टिकी। आरएसएस की इस महाबैठक में संघ परिवार के 40 संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी ने इस बैठक को और भी खास बना दिया है। वृंदावन के केशव धाम में हो रही इस बैठक का निचोड़ क्या निकलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन बंद कमरों में देश के तमाम सियासी मुद्दों पर मंथन हो रहा है। आरएसएस की समन्वय मीटिंग में केरल और बंगाल में हो रही हिंसा पर गंभीरता से चर्चा हुई। केरल से जुड़े आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी नंद कुमार ने इसको राज्य प्रायोजित हिंसा बताया। संघ ने केरल और बंगाल में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर जोर दिया। देश में आर्थिक विकास और सरकारी नीतियों पर भी चर्चा हुई जिसमें अमित शाह ने भी भाग लिया। 3 दिनों की इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी बात रखेंगे। बैठक के अहम मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात भी शुमार हैं। दूसरा जो रहा वो हमारे जो अरुण जी है, उन्होंने विषय सीमा सुरक्षा का रखा। उसमें पहला ही विषय आया जम्मू कश्मीर लद्दाख, उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसको हल निकलने में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन किस प्रकार से ये समस्या हल हो सकती है इसके बारे में वहाँ पर चर्चा हुई और उसमें एक ही मुद्दा बेसिकली उसमें चर्चा हुई है कि कश्मीरी लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सारे संगठनों ने प्रयास करना चाहिए। 3 दिनों की इस बैठक में आरएसएस के सहयोगी संगठनों के रिपोर्ट कार्ड की भी समीक्षा होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ही उन राज्यों पर भी खास फोकस है जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, वृंदावन।
पुरानी कहावत है कि जब सत्ता बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। अब उत्तर प्रदेश में नई सरकार है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसे में यूपी रोडवेज ने अपनी बसों के रंग को बदलना शुरू कर दिया है। यूपी रोडवेज के बस अब भगवा रंग के होंगे और जो खबरें आ रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवे रंग की बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले नागपुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सभी बसों को भगवा रंग में रंग दिया, यानी कि अब देश को भगवा कलेवर देने की पूरी कोशिश है। यूपी में जब से सरकार बदली है तब से मानो सूबे का रंग भी बदलने लगा है। ये तस्वीरें कानपुर में यूपी राज्य परिवहन निगम के सेंट्रल वर्कशॉप की हैं, जहां बसों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तभी से भगवा रंग का बोलबाला है और इसी क्रम में अब यूपी राज्य सड़क परिवहन की बसों पर भी भगवा रंग की छाप देखने को मिलेगी। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की नई बसें हैं जो कि भगवा रंग में इनको रंगा गया है और ऐसी पहले चरण में ऐसी 50 बसों का निर्माण किया जाना है और ये बसें कानपुर की जो सेंट्रल वर्कशॉप है रावतपुर में, उसमें इन बसों का निर्माण हो रहा है। कहा जा रहा है कि पहले चरण में 50 ऐसी बसों को तैयार किया जाएगा। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के मौके पर खुद योगी आदित्यनाथ इन बसों को रवाना करेंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि यूपी रोडवेज की इन भगवा रंग की बसों का किराया 25% कम होगा। 25 गाड़ी बनानी है और 25 गाड़ियों को 25 सितंबर के पहले हमें उद्घाटन के लिए देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें प्रोग्राम है, वो उद्घाटन करेंगे और इसकी कलर स्कीम अभी 3 दिन पहले ही फाइनल हुई है। योगी सरकार ने इन भगवा रंग की बसों को अंत्योदय बस सेवा का नाम दिया है। बसों के रंग बदले जाने पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। इन्होंने कोई नया काम नहीं शुरू किया, ये चाहे कहीं पर भी भगवा रंग करा लें, लेकिन जो विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता का इनके साथ वो नहीं बन पाया और मुझे लगता है कि अब जनता को अपना जवाब देने का समय आ रहा है। कहते हैं राजनीति रंग बदलने का खेल है। सियासत में मौके और फायदे के हिसाब से रंग बदलने की रवायत रही है। पहले की हुकूमतों ने रंग बदला, अब योगी सरकार भी वही कर रही है। लेकिन जनता का भला तो तब होगा जब सरकार सिर्फ रंग नहीं बल्कि शासन का ढंग भी बदले। अमित सिंह, न्यूज नेशन, कानपुर। ऐसा लगता है कि अगस्त के महीने में हादसों का होना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि रोजमर्रा की बात हो जाती है। सितंबर की शुरुआत भी नहीं हुई कि राजधानी दिल्ली में आज इतना बड़ा मामला हुआ जो कि हर किसी को आश्चर्यचकित कर गया। राजधानी दिल्ली में गाजीपुर के इलाके को बस कूड़े के ढेर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन आज वो हुआ जो शायद सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। कूड़े के इस बड़े ढेर से कूड़े का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहकर नहर में गिर पड़ा और उसके बाद रास्ते में जो कुछ हुआ उसने भूस्खलन की याद लोगों को दिला दी। न जाने कितनी गाड़ियां नहर में गिर गईं, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जरा सोचिए, कूड़े से ये सब कुछ हो गया। कूड़े का ढेर लाया कयामत, नहर में समाई गाड़ियां, रेस्क्यू में जुटे गोताखोर, अनहोनी बिन बताए आती है। और ऐसा ही कुछ पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हुआ। फर्राटा भरती गाड़ियां अचानक कूड़े के प्रचंड वेग की चपेट में आ गई। कूड़े का ये ढेर अचानक तेजी से नहर की ओर गिरा और चीख पुकार मच गई। लोगों का हुजूम जमा हो गया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। कूड़े का जो पहाड़ है, डंपिंग, सामने आप देख सकते हैं और इसमें से एक बड़ी मात्रा में जो कूड़ा है वो पास बनी नहर में गिरता है और उसके बाद कूड़ा उछलकर और नहर का पानी रोड पर आता है, जिसमें कि जो गाड़ियां चल रही थी वो इस नाले में आकर गिर जाती हैं। लगातार जो गोताखोर हैं वो राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। प्रशासन के जो लोग हैं वो लगे हैं। लोगों की माने तो कूड़े के ढेर के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक लोग सहम गए। मलबे के अटैक से नहर किनारे लगी जालीदार रेलिंग टूट गई। सड़क पर चलती कार, स्कूटी नहर में जा गिरी। कुछ गाड़ी बीच में गिरी है, एक गाड़ी निकाल ली, अभी आपके सामने निकाल ली है। हाँ। एक स्कूटी थी, उसमें 3 लोग थे, एक लड़की, एक बच्चा और एक जेंट था। स्कूटी में? स्कूटी पे। हाँ।
वो बाहर निकाल ली गई आपके सामने? बाहर निकाली, लड़की थी, लेडीज उसकी मतलब उसकी डेथ हो गई लेडीज की। उस मंजर का हालात ये थे कि हमें खुद अपनी जानों की परवाह पड़ रही थी कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। इतना पानी हमारी कॉलोनी के अंदर, इतनी ऊंची लहरें उठ गई, इतनी ऊंची लहरें उठ गई थी और इतनी तेज आवाज़ थी कि हम अपने घर छोड़ के अपने बच्चों को लेके बाहर भाग रहे थे अंदर गलियों में। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई, गोताखोर नहर में उतारे गए, जेसीबी मशीन की मदद से गाड़ियां बाहर निकाली गईं। मौके पर खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दलबल के साथ पहुंचे और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। मुझे लगता है ये जो पूरा कूड़े का पहाड़ है, ये लैंडफिल साइट्स, ये एक तरह से बहुत ही गलत तरीका है कूड़ा डिस्पोज करने का। अब तो पूरी दुनिया के अंदर आधुनिक साधन अवेलेबल हैं कूड़े को डिस्पोज करने के। मुझे बताया गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कई नोटिसेस दिल्ली सरकार का पोल्यूशन बोर्ड दे चुका था कि भाई इसको इस तरह से कूड़े का ढेर इसको ना किया जाए। जो इसकी हाइट है वो भी परमिसिबल हाइट से बहुत ज़्यादा थी। तो इसके लिए मैं एलजी साहब से भी बात करूंगा, एक बारी सब लोग मिलके नगर निगम पे प्रेशर बनाएंगे कि ये इस तरह के कूड़े के ढेर बंद करके और जिस तरह से आधुनिक तरीकों से दिल्ली के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। जिस कूड़े के ढेर में यह हादसा हुआ उसकी ऊंचाई 50 मीटर तक बताई जाती है। दिल्ली गाजियाबाद के इस बॉर्डर पर सुबह और शाम के वक्त बड़ी तादाद में लोग आते जाते थे। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। प्रशासनिक लापरवाही इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि कूड़े के अंबार की वजह से 2 लोगों की जान चली गई और यहां पर सरकारें एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रही हैं। आइए आपको जरा बताते हैं कि दरअसल कूड़े का ये अंबार दिल्ली पर क्यों खड़ा हुआ है। गाजीपुर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड माना जाता है। यहां पर अगर आप पहुंचे तो ऐसा लगता है कि एक पूरी पहाड़ी है, लेकिन ये पहाड़ी मिट्टी की या प्राकृतिक नहीं है, ये कूड़े का पहाड़ है। पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में यह स्थिति है। डंपिंग ग्राउंड पर कूड़ा भरने की क्षमता बहुत पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी वहां पर कूड़ा डंप किया जाता है और ये कूड़ा बड़े पैमाने पर इकट्ठा कर वहां डंप किया जा रहा है। सालों से यहां पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में वैकल्पिक व्यवस्था आज तक नहीं हुई। दरअसल अगर आप इस इलाके में गुजरें तो आपको इस कूड़े के पहाड़ पर छोटी छोटी चींटी जैसी चीजें चलती हुई दिखाई देंगी। दरअसल वो छोटी छोटी चींटियां जो चल रही होती हैं वो डंपर होते हैं, जिन्हें सड़क पर देखकर आप अपने आप में भक रह जाएं। लेकिन आप सोचिए कि कूड़े का अंबार कितना यहां पर जमा है। तमाम सरकारी आदेश सामने रखे गए हैं कि इस कूड़े के अंबार को हटाया जाए, लेकिन आज तक दिल्ली में किसी भी सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं बढ़ाया। और एक और खबर जो दरअसल आपकी सेहत से बहुत जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो हमारे डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे खाकर हम बेहतर और सेहतमंद होते हैं। लेकिन अगर आपको इस बात की जानकारी मिले कि बिना आपके बीमारी के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, वो भी बड़े पैमाने पर, तो आपको कैसा लगेगा? आप वाकई में ठगा महसूस करेंगे ना। लेकिन आज बताइए हमारी सरकारें हमें किस तरीके से ठग रही हैं। हम सब जो तमाम लोग जो मांसाहारी हैं वो अंडा खाते हैं, मुर्गी यानी कि चिकन खाते हैं या पोल्ट्री के दूसरे प्रोडक्ट्स खाते हैं, और ये तमाम प्रोडक्ट्स इसमें बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मुर्गी को स्वस्थ रखने के लिए और उसे किसी बीमारी से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है। और ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में घुसकर हमें जो नुकसान पहुंचा रहे हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आज तक सरकार ने कभी कोई मानदंड जारी ही नहीं किया, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार सिर्फ तथाकथित तौर पर भ्रष्टाचार मिटाने में लगी है, लेकिन हमारी सेहत, हमारी अच्छाई, हमारे अच्छे जीवन के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। जानलेवा इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया इतने ताकतवर होते जा रहे हैं कि उन पर दवाइयां बेअसर होने लगी हैं। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि पोल्ट्री फार्म में नाजायज तरीके से होने वाले एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल है। पोल्ट्री इंडस्ट्री पक्षियों के खाने में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करती है ताकि वजनदार मुर्गा, बतख और अंडे तैयार हों, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के जरिए पोल्ट्री इंडस्ट्री जल, जमीन और हवा तक में संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने का मौका दे रही है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमें पोल्ट्री फार्म के अंदर मिले हैं जो कि 100% मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हैं।
दूसरा चीज़ हमने ये पाया कि गांव जो पोल्ट्री फार्म के आसपास की जो ज़मीन है, एग्रीकल्चर है, वहाँ पे ये जो लिटर है, जो वेस्ट है जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री से निकलता है, उसको फेंका जाता है, फर्टिलाइज़र की तरह से खाद की तरह यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। इस रिपोर्ट पर डॉक्टरों की भी चिंताएं उभर कर सामने आने लगी हैं। डॉक्टरों का मानना है कि गंभीर बीमारियों को पैदा करने वाले बैक्टीरिया अगर इस कदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे कि मौजूदा दवाएं उन पर असरहीन हो जाएं, तो फिर बीमार व्यक्ति की जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वेस्ट कंट्रोल की पॉलिसी बनानी चाहिए, एंटीबायोटिक्स का मैसिव मिसयूज़ रोका जाना चाहिए और उसके बाद जहाँ भी फील्ड में वो वेस्ट जा रहा है वहाँ पर वो न जाए, इसके कारगर तरीके से उपाय किए जाने चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा पहले से ही देश में खतरे के बादल के तौर पर मंडरा रहा है। ऐसे में ये रिपोर्ट भविष्य में सामने आने वाले कई खतरों से आगाह करती है। पोल्ट्री से होने वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भारत में खतरे की घंटी बजा रहा है। समय रहते अगर सरकारी एजेंसियां और पोल्ट्री इंडस्ट्री ने सबक नहीं ली तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मौत का आंकड़ा दुनिया भर में भारत में सर्वाधिक होगा। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।